Hello students, good morning. Today we are going to discuss about resource and development. Today we are going to discuss about resource and development. Here are two terms. Here are two terms. First one is resource and second one is development. Firstly, we are going to discuss about the term resource. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रिसोर्स की, और सबसे पहले हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि रिसोर्स कहते किसे हैं। तो रिसोर्स का अर्थ होता है संसाधन। संसाधन का अर्थ है कि वह चीज़ें जो आपको संतुष्ट करती हों, वह चीज़ें जिनकी उपयोगिता आपके लिए हो, वह चीज़ें जिनकी आपके लिए वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमने तीन टर्म यूज़ किए। पहला सेटिस्फाई, अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फाई करती है तो वो रिसोर्स है। सेकंड जो हमने यूज किया वो हमने कहा कि वैल्यू हो, और जो थर्ड हमने यूज किया कहा हमने यूटिलिटी हो। हमने कहा यूटिलिटी हो। पहला सेटिस्फाई करें आपको, दूसरी उनकी वैल्यू हो और उनकी यूटिलिटी हो, तो वो आपके लिए क्या है, संसाधन है। जैसे अगर हम देखें तो अगर हमको यहाँ से मान लीजिए लखनऊ जाना है, या लखनऊ से इलाहाबाद जाना है, या इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ट्रेन का उपयोग करेंगे। तो ट्रेन हमारे लिए संसाधन हुई, रिसोर्स हुई इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचने के लिए। या मान लीजिए आपको कुछ ही दूरी तय करनी है तो आप अपनी मोटरसाइकिल उठाएंगे और दूरी तय कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दूरी तय करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, या मोटरसाइकिल या साइकिल जो भी चीज़, तो वो आपके लिए क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं, जिन भी चीज़ों की वैल्यू है हमारे लिए, वो सब के सब क्या है, रिसोर्स। जैसे हवा की वैल्यू हमारे लिए है क्योंकि हम इसमें सांस लेते हैं, हम हवा के कारण ही जीवित हैं। वाटर की वैल्यू हमारे लिए है क्योंकि वाटर के बिना जीवन संभव नहीं है, तो वाटर की वैल्यू हमारे लिए है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लैंड की वैल्यू हमारे लिए है क्योंकि अगर लैंड ना हो तो हम लोग चल ही ना पाएँ, हम लोग भूमि का उपयोग ही ना कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जिनका उपयोग हम करते हैं, जिनकी हमारे लिए उपयोगिता है और जिनकी वैल्यू है, जो हमें सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। अब इसको समझते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो जो अगर हम समझें तो सबसे पहले NCERT में एक डिफिनीशन लिखी हुई है कि एवरीथिंग यहाँ पर देखिए आप, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as a resource. What does it mean? It means everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. यहाँ आपको समझ में आया होगा कि वह प्रत्येक चीज़ जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित है और जिसका उपयोग हम कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज की चर्चा हम कर चुके हैं। सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। हेयर 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो भी रिसोर्स ये 3 शर्तें पूरा करेंगे, फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकेंड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड थर्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल, उन्हीं को रिसोर्स कहा जाएगा। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। जो 3 शर्तों को इन पूरा करेंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा, रिसोर्स कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो हम पहले समझते हैं इसको कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ। अर्थात जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल का उपयोग करने के लिए या उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उसको कैसे निकाला जाए। क्रूड ऑयल को निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर अगर मान लीजिए उसको निकाल भी लिया जाता है, क्रूड ऑयल को निकाल भी लिया जाता है, क्रूड ऑयल है मान लीजिए यहाँ, और इसको निकाल लिया जा रहा है, इसको निकाल भी लिया जा रहा है, और ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका उपयोग कर पाएँ। मतलब क्रूड ऑयल से ही आप जानते होंगे कि इसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन, से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन आदि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल निकल भी आया, उससे पेट्रोल बन भी गया, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर भी लिया गया, तो होगा क्या, होगा ये कि हम अगर
उसके बाद भी अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि कार बनी हुई है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, कार बनी हुई है इसके द्वारा, तो अगर इसमें हम कार में पेट्रोल डालकर तब तो इसको चलाएंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, या इसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसका कोई उपयोग, तो इसमें इसका उपयोग नहीं हो सकता। तो सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ही यही हुआ कि वो टेक्नोलॉजी के द्वारा उनका उपयोग किया जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो कि जिनसे उनको निकाला जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। तो ये टर्म समझ में आया होगा। सेकंड है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं पर थोड़ा सा कोई पर्वत है कोई, और बहुत कठिन पर्वत है, उसके पीछे रिसोर्स यहाँ पर है, और इधर कोई कंट्री है, उसके पीछे यहाँ पर रिसोर्स है और ये भी इसी कंट्री का पार्ट है। तो अब इसको रिसोर्स को, अर्थात इस रिसोर्स को लेने के लिए यहाँ से लोग आएंगे और ये किसी तरह से दुर्गम रास्तों से होते हुए यहाँ पर आएंगे, और खूब इनका यहाँ से यहाँ तक के समय में, यहाँ तक के इनकी यात्रा में खूब पैसा खर्च होता है। और जब ये रिसोर्स यहाँ से निकाल कर, मान लीजिए कि कोल ही था और यहाँ से कोल लेकर यहाँ पहुँचते हैं, तो ये 10 kg कोल लेकर पहुँचते हैं और पैसा इतना खर्च कर देते हैं कि उसके बराबर ये रिसोर्स नहीं है, या उससे बहुत कम है ये रिसोर्स, जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे बहुत कम है रिसोर्स। तो अर्थात ऐसे रिसोर्स तभी इसको माना जाएगा जब ये इकोनॉमिकली फिजिबल हो, अर्थात ये आर्थिक रूप से संभाव्य हो, आर्थिक रूप से भी संभव हो। ये नहीं कि 1 किलो या 10 kg निकालने के लिए हम इतना पैसा खर्च कर दें कि उससे हम 100 कुंतल कहीं अलग से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर बनी हुई है, कोई मंदिर है और उसके नीचे बहुत रिसोर्स है, उसके नीचे बहुत रिसोर्स दबा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अगर इस मंदिर को आप गिराएंगे तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं क्या होंगी? आहत होंगी। अब इनकी भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो मतलब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अर्थात जहाँ पर ये 3 टर्म होंगे तभी, अर्थात इस रिसोर्स का कोई मतलब नहीं रह गया, तो ये रिसोर्स रह ही नहीं गया। तो इसीलिए कहा गया है कि ये 3 टर्म जरूर पूरे होने चाहिए। कौन कौन? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल एंड थर्ड वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। चल डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Culturally acceptable can be termed as resource. Okay, in simple words we can say, एक और तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि anything that has value for us is called resource. Anything that has value for us is called resource. एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू, वह प्रत्येक चीज़ जिसका हमारे लिए मूल्य हो, वो क्या है? रिसोर्स है। 3 टर्म्स में हमने पहले ही चर्चा की थी, यूटिलिटी, वैल्यू और सेटिस्फाई। और थर्ड वन जैसे आप समझें ऐसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक आर यूज्ड बाय अस। बहुत सारी चीज़ें जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा जो हम आने जाने के लिए, और सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आर यूज्ड बाय अस, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इनकी उपयोगिता है। और यूटिलिटी और यूजबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। और यूटिलिटी या यूजबिलिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या सब्सटेंस हो तो उसको क्या बना देता है? रिसोर्स बना देता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ये ह्यूमन बींग्स है इस पिरामिड को, और इसमें ये इंस्टीट्यूशन है, ये नेचर है और ये टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन तीनों का आपस में अंतर संबंध है, इन तीनों का आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। किसका? नेचर और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का आपस में
डिपेंडेंट रिलेशन है। तो अब इसको समझें कि कैसे कैसे है इनका रिलेशन। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसकी रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, नेचर, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक संबंध में नहीं थे। कैसे? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। मनुष्य प्रौद्योगिकी के द्वारा अर्थात टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और नेचर के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को और गति देने के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और गति देने के लिए वो इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है। मनुष्य, फिर से समझते हैं, मनुष्य टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना करता है। तो अब ये समझ में आया होगा आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जो नेक्स्ट है वो हमें ये समझना है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो रिसोर्स है ये प्रकृति के द्वारा फ्री में मिला है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? तो फिर आंसर देता है एनसीईआरटी कि दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जो संसाधन है ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम। किसी चीज़ को संसाधन में बदलने के लिए मनुष्य के क्रियाकलाप ही जिम्मेदार हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आयरन ओर को कोई जानता भी नहीं रहा होगा, उसका उपयोग मनुष्य ने सीखा कि कैसे करना है। ऐसे ही अन्य मेटल्स का प्रयोग उसने करना सीखा कि किस में क्या करना है, तभी जाकर वो रिसोर्स बन पाए, नहीं तो उनका हमारे लिए कोई वैल्यू आज तक ना होती, वो हमारे लिए निरर्थक होते, वो रिसोर्स होते ही ना। तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है, अर्थात दे रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम, और उसका प्रयोग करता है। तो ये जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स को रिसोर्स बनाने में मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं। क्योंकि रिसोर्स को रिसोर्स बनाने के लिए मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं। रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि these resources can be classified in the following ways. These resources can be classified in following ways. तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कैसे हो सकते हैं? जैव या फिर अजैव, या तो जिंदा होंगे या फिर जिनमें जीवन नहीं होगा, जैव या फिर अजैव, या फिर बायोटिक या अबायोटिक। उत्पत्ति के आधार पर ये हो गया बायोटिक या अबायोटिक, बायोटिक या अबायोटिक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर, अर्थात वो समाप्त होते हैं या नहीं। तो ये क्या होगा? रिन्यूएबल, और दूसरा क्या होंगे? नॉन रिन्यूएबल। एक रिन्यूएबल होगा और दूसरा नॉन रिन्यूएबल होगा। एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप मतलब उनका अधिकार, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब किसका उस पर रिसोर्स पर अधिकार है। तो कुछ रिसोर्स ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल होंगे, कुछ रिसोर्स ऐसे होंगे जो कम्युनिटी का अधिकार होगा उस पर, कुछ पर नेशनल का अधिकार होगा और कुछ पर इंटरनेशनल का, कुछ नेशन का अधिकार होगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स होंगे। तो फिर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर। जैसे संभावी रिसोर्स हैं, पोटेंशियल रिसोर्स हैं वो, कि डेवलप्ड स्टॉक हैं। डेवलप्ड स्टॉक मतलब कि वो पता चल चुका है उन रिसोर्स को,
उनको मतलब विकसित भंडार है वो। और एक क्या है, ये है रिजर्व्स। रिजर्व मतलब संचित कोष, रिजर्व मतलब संचित कोष। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उनका विकास कितना हुआ है, विकास के स्तर के आधार पर एक संभावी पाए जाने की संभावना, डेवलप स्टॉक, और थर्ड रिजर्व्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, अर्थात बायोटिक रिसोर्स में जीवन होता है, जैव रिसोर्स, जैव संसाधन। अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होंगे, नॉन लिविंग। तो बस इतना याद रखना, ये लिविंग होंगे बायोटिक और ये नॉन लिविंग होंगे। जैसे समझते हैं कि दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स होगा। फ्लोरा क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स होगा। फौना क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स होगा। फिशरीज क्या होंगी, बायोटिक रिसोर्स। लाइव स्टॉक, बायोटिक रिसोर्स। कैसे समझते हैं, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जीवन है। एक कैसे रिसोर्स है, कैसे संसाधन है, ये बायोटिक। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ, फ्लोरा इज प्लांट लाइफ, फ्लोरा इज प्लांट लाइफ। फ्लोरा मतलब वनस्पति जगत जो होता है उनको क्या कहते हैं हम, या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम फ्लोरा मानते हैं। और फौना क्या है, फौना रिफर्स टू एनिमल, और फौना का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं। और फिशरीज़, अर्थात फिशरीज़ का अर्थ ये हुआ कि कितनी मत्स्य मछलियाँ कितनी हैं, मत्स्य जीवन जो है फिशरीज़, वो सब क्या होंगे, बायोटिक रिसोर्स। और लाइव स्टॉक अर्थात पशुधन, लाइव स्टॉक अर्थात पशुधन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, बायोटिक रिसोर्स। तो सीधी सी बात यही है कि जहाँ पर भी बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। अबायोटिक रिसोर्स देखते हैं, all those things which are composed of non-living things, which are composed of non-living things are called abiotic resource. For example, rocks and metals, जो भी चीज़ें हैं, रॉक्स, मेटल्स, और जैसे आप क्रूड ऑयल और टेबल और जितनी भी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर जो नॉन लिविंग हैं, वो सब क्या है, एबायोटिक रिसोर्स। अगर उनका हम प्रयोग कर रहे हैं जीवन में तो वो क्या हो जाएंगे, एबायोटिक रिसोर्स। एयर, वाटर, सब के सब क्या हैं, एबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर, अर्थात वो रिसोर्स समाप्त हो रहे हैं या नहीं। तो इस आधार पर रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है। रिन्यूएबल, जो रीन्यू, अर्थात री मतलब होता है पुनः, रिन्यूएबल का मतलब ही होता है, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब पुनः, न्यूएबल मतलब नए होने योग्य, न्यूएबल मतलब क्या हुआ, नए होने योग्य, पुनः नए होने योग्य। मतलब ये रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ऐसे रिसोर्स जो पुनः रिन्यू हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो पुनः रिन्यू हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्स वह रिसोर्स हैं जो बहुत रिप्लेनिस्ड बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, या फिर रिन्यू बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। जैसे आप मान लें कि सोलर और विंड एनर्जी जो है, ये कैसा रिसोर्स है, सोलर और विंड एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इसका स्टॉक ख़त्म नहीं हो रहा है विंड का। और विंड का अगर मान लीजिए कोई एक एयर मिल लगी हुई है, विंड मिल लगी हुई है, और इस पर हवाएं लग रही हैं और ये चल रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है यहाँ से, और इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हवाएं एक बार यहाँ से चली गई वो समाप्त नहीं हो जाएंगी, वो दोबारा भी इसके द्वारा उपयोग की जा सकती हैं, अर्थात ये रिन्यू होते रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स। या फिर सोलर एनर्जी देख लें आप, सोलर एनर्जी भी ऐसी एनर्जी है जिसको रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। सोलर पैनल का उपयोग करके हम घरों में इन्वर्टर के माध्यम से बैटरी में इसको स्टोर करते हैं और इसका उपयोग घर में करते हैं।
लाइट के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए। तो ये भी एक क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। और इसके अलावा फॉरेस्ट भी अगर एक बार काटे गए हैं तो अगर दोबारा पेड़ लगाए तो जल्दी आ जाएंगे। एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, वाटर, सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स ही हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सम ऑफ दीज अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जिनको अनलिमिटेड होते हैं और अफेक्ट नहीं कहते हैं। चाहे ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे जो भी जैसे भी हो, ये अफेक्ट नहीं होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ रिसोर्सेस ऐसे भी हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में भी कि जो अगर जिनका केयरलेस यूज किया जाए तो वो समाप्त हो जाएंगी। जैसे वाटर का प्रयोग अगर हम केयरलेस तरीके से करें तो धीरे धीरे वाटर समाप्त हो जाएगा। सॉइल का करें तो वो भी। अब वाटर रिन्यू होता है, जैसे वाटर मान लीजिए कि पृथ्वी में जब यहाँ पर ग्राउंड वाटर धीरे धीरे, जब मान लीजिए वर्षा हुई या और भी माध्यम से पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो ये धीरे 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 छन कर नीचे पहुँचता है और वाटर लेवल में फिर से आ जाता है, और यहाँ पर छन कर और फिर से ये नवीनीकरण हो जाता है, रिन्यू हो जाते हैं, और फिर से हैंड पाइप के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये रिन्यूएबल है, जल्दी रिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका केयरलेस यूज करें और इस प्रक्रिया में, अर्थात जितना ये वाटर यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो वाटर लेवल यहाँ पर है, अर्थात जितना शुद्ध होने के लिए, जितना इसको प्योर होने के लिए, जितना इसको नीचे जाना है, उतने पहुँचने से पहले ही हम सारा का सारा वाटर अगर तेज़ी से केयरलेस यूज कर लेंगे तो ये प्रक्रिया स्लो हो जाएगी और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर फिनिश्ड हो जाएगा, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन अगर इसका हम केयरलेस यूज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को अगर हम बहुत तेज़ी से उसको काटें, हालांकि फॉरेस्ट लगाया जा सकता है पेड़ों को फिर से, लेकिन अगर हम इसको बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं तब समस्याएं हो जाएंगी। तब समस्याएं इसलिए हो जाएंगी क्योंकि उतनी तेज़ी से पेड़ बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका केयरलेस यूज़ हमारे लिए घातक हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। इन किसी भी प्रोसेस से अगर वो रिन्यू हो जा रहा है, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से अगर रिसोर्स रिन्यू हो जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। On the basis of ownership, we can classify resource into 4 types. First one is individual resource. These resources are also owned privately by individuals. ऐसे रिसोर्स, ऐसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास जो भी चीज़ें आपके घर में हैं, जो भी चीज़ें, जैसे मोटरसाइकिल है आपके पास तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपके पास सेलुलर फ़ोन है तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। और इसी आधार पर बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वह सरकार को लगान चुकाते हैं। मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। लोगों के पास अपने बाग होते हैं, चारागाह होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं और तालाब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों के पास व्यक्तिगत होते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब ही यही हुआ कि वो चीज़ें व्यक्तियों के पास खुद की रहती हैं, उनके पास रहती हैं व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब हुआ कि समुदाय संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध रहते हैं। There are resources which are accessible to all the members of the community. जो कम्युनिटी के जितने मेंबर हैं सब के लिए रिसोर्स उपलब्ध रहते हैं। विलेज कॉमन्स, विलेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिटी के लिए रहती हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स,
चारण भूमि, शमशान भूमि और पॉन्ड्स अर्थात तालाब। ये सब क्या होते हैं? ये सब पब्लिक और मतलब समुदाय के लिए होते हैं, कम्युनिटी के लिए होते हैं। और नगरीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग हेयर देयर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अर्बन एरिया में है वहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटी या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं? वहाँ पर पार्क होते हैं, पिकनिक स्पॉट होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं जिन पर सबका अधिकार होता है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए कि इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी ओन रिसोर्स। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो उस देश के टेरिटरी में पाया जा रहा हो, उसके क्षेत्र में पाया जा रहा हो, वो क्या है? नेशनल रिसोर्स। इवन देन ये माना जाता है कि 12 नाटिकल माइल्स जो समुद्री दूरियां होती हैं उनको किससे मापते हैं? नाटिकल माइल्स से। 12 नाटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन एज टेरिटरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरिन बिलोंग टू द नेशन। जो अगर हम देखें यहाँ से तो 12 नाटिकल माइल तक क्या होता है? ये क्षेत्र पूर्ण रूप से नेशनल माना जाता है, अर्थात उस देश का माना जाता है, और इसके सारे के सारे रिसोर्स का उपयोग वह संबंधित देश कर सकता है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू acquire even private property for public good. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. तो आप सब सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट empowered by the government to acquire land, all the minerals, water, resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resource therein belong to the nation। तो जो भी एक राष्ट्र के अंतर्गत पाए जा रहे हों या 12 नाटिकल माइल तक उसके तटीय क्षेत्र से, तो क्या होगा? वो सब नेशन से बिलोंग करेंगे, अर्थात उस राष्ट्र के होंगे, अर्थात वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स। International resources. There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन होंगे? तो यहाँ पर आप देखें कि ये इंडिया का क्षेत्र है, ये इंडिया का तटीय क्षेत्र है, और आप देख रहे होंगे कि टेरिटरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स एंड स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 200 नॉटिकल माइल। और 200 नॉटिकल माइल्स जो यहाँ से लास्ट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो क्षेत्र शुरू होता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, वो उसके बाद जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी वाटर में रिसोर्सेस पाए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स। और इसका उपयोग करने से पहले हमें जानना होता है, हमें परमिशन लेनी होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, अर्थात UNO से। तो ये हुआ इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रिसोर्स ये यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो शेष बचा हुआ चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, और ये 2 पार्ट में होगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये आप पढ़िएगा कि व्हाट इज़ रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ये चीज़ें आप पढ़िएगा, और उसके बाद में फिर आगे हम लोग चैप्टर करेंगे।